वेलकम बैक टू अरोड़ा आईएएस। अरोड़ा आईएएस में आपका स्वागत है। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और ऑन वेबसाइट दैट इज www.arodaies.com। और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। और इन माइंड मैप्स को परचेज करने के लिए आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में दे रखा है फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। These provisions enable the central government to meet an abnormal situations effectively। क्या होता है जिस टाइम हमारी नॉर्मल सिचुएशन होती है उस टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स पे काम करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट है जो है वो अपनी पावर्स पे काम करती है। बट एबनॉर्मल सिचुएशन में सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है। दैट इज ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल या कि मोर पावरफुल एंड द स्टेट गोज इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर। और जो स्टेट है वो पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है। और तीन तरह की इमरजेंसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 से डील करती है। और कौन कौन से ग्राउंड पे लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी? वॉर हो जाए कोई या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबिलियंस। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। और ये कब लाई जाती है? जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, यानी कि जो स्टेट है वो सेंटर की डायरेक्शंस पे काम ना करे। नेक्स्ट आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जिस टाइम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई थ्रेट हो। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में फर्स्ट टॉपिक है ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि किस बेसिस पे जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाई जाती है। कौन से आर्टिकल से डील करती है ये? आर्टिकल 352 से। और कौन कौन से ग्राउंड पे लगाई जा सकती है? कोई वॉर हो जाए किसी कंट्री के साथ, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या फिर कोई आर्म्ड रेबिलियन। आर्म्ड रेबिलियन का मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि इंडिया में ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई स्टेट कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दे। और इस आर्म रिबेलियन वर्ड को जो था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड किया गया था। इससे पहले का जो वर्ड था यहाँ पे वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था और इस वर्ड को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन को ऐड किया गया था। तो यहाँ पे और क्या दे रखा है कि अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको हम पूरी कंट्री पे भी लगा सकते हैं और किसी एक छोटे से पार्ट पे भी लगा सकते हैं। और जो 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 थी, एनेबल द प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि 1976 से पहले जो हमारी इमरजेंसी थी हम पूरे इंडिया पे लगा सकते थे। बट उसके बाद 1976 की जो अमेंडमेंट आई 42nd अमेंडमेंट, उसके थ्रू प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई कि वो जो नेशनल इमरजेंसी है उसको एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए लिमिट कर सकता है, कि पूरे देश पे इमरजेंसी ना लगा के एक छोटे से पार्ट पे जो है इमरजेंसी लगा सकता है। एंड प्रेसिडेंट मस्ट रिसीव अ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट टू डिक्लेयर इमरजेंसी। इसका क्या मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मन मर्जी से जो है इमरजेंसी नहीं लगा सकता। इमरजेंसी लगाने के लिए सबसे पहले उसको रिटन रिकमेंडेशन चाहिए होगी, किसकी? कैबिनेट की। और जो 1975 में लगी थी इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, वो बिना कैबिनेट से कंसल्ट किए ही लगा दी गई थी। और 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम अ जुडिशियल रिव्यू। यानी कि 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू क्या किया गया कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून किया गया था, कि कोई भी कुछ भी नेशनल इमरजेंसी में किया जाए उसके लिए जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है वो नहीं दिया जाएगा। और इसको बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू डिलीट कर दिया गया था।
तो नेक्स्ट आता है हमारा पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। यहाँ पे क्या कहा गया है कि द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। यानी कि जिस दिन इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन इशू किया जाएगा उसके बाद का जो 1 month होगा, उस 1 month में दोनों हाउसेस को इस इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा। और इससे पहले जो जहाँ पे 2 month थे, यहाँ पे अभी जो 1 month किया गया है कि 1 month में दोनों हाउसेस को अप्रूव करना है, बट पहले ये 2 month था जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से चेंज करके 1 month किया गया था। मान लीजिए कि जो हमारी लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाए व्हेन प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी हैपन, यानी कि जिस टाइम पे इमरजेंसी लगाई जा रही है उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, देन इट कैन अप्रूव इट विद इन 1 month आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या होगा, जिस टाइम पे दोबारा लोकसभा बनेगी उसके रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद का जो 1 month होगा, उस 1 month में लोकसभा को उस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा, बशर्ते कि जो राज्यसभा है वो उस टाइम पे उसको अप्रूव्ड कर चुकी हो। यानी कि मान लीजिए कि अभी जो लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई और नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन लग चुका है, बट उसके बाद क्या होगा कि जिस टाइम से दोबारा बनेगी हमारी लोकसभा, तो उसके बनने के 1 month के बाद जो है उसको इस इमरजेंसी को अप्रूवल देना होगा, बट उस 1 month के पहले पहले जो राज्यसभा थी उसने उसको अप्रूवल दे रखा हो। और ये जब अप्रूव हो जाएगी इमरजेंसी तो वो 6 month के लिए कंटिन्यू रहेगी। और हर 6 month के बाद अगर आपको इसको कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए हर 6 month के बाद इसको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा दोनों हाउसेस का। और इसको कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू। और जितनी मर्जी बार चाहे पार्लियामेंट जो है इमरजेंसी को री अप्रूव्ड करवा सकती है। नेक्स्ट है, इफ द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 month विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कंटिन्यूएंस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे क्या कहा गया है कि मान लीजिए कि जो इमरजेंसी थी वो लग चुकी थी, उसके अभी 6 month का टाइम चल रहा था, उन 6 month में जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो प्रोक्लामेशन सर्वाइव अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, कि उसके बाद जो न्यू लोकसभा बनेगी उसके 30 days के पीरियड तक ही वो जो प्रोक्लामेशन होगा वो सर्वाइव करेगा। यानी कि जिस दिन उस लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होगी उसके फर्स्ट मीटिंग के 30 days तक ही वो जो प्रोक्लामेशन है वो सर्वाइव करेगा, बट उस टाइम पे जो राज्यसभा है उसने उसको अप्रूवल दे रखा हो। Every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either house of the parliament by the special majority। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्रोक्लामेशन होगा इमरजेंसी का उसको जो हाउसेस से पास कराया जाएगा वो स्पेशल मेजोरिटी से करवाया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन, कि अब लगा तो दी गई है इमरजेंसी लेकिन अब उसको हटाया कैसे जाएगा। कौन हटा सकता है उसको? प्रेसिडेंट। और कब? कभी भी, और विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना ही जो प्रेसिडेंट है वो जब चाहे इमरजेंसी को हटा सकता है। और इफ जो लोकसभा है वो रेजोल्यूशन पास कर दे कि इमरजेंसी को हटाना है, तो प्रेसिडेंट को जो इमरजेंसी को रिवोक करना पड़ेगा। और इसको कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। क्या बोला गया था इस एक्ट में कि अगर 1/10 जो मेंबर है लोकसभा के वो रिटर्न नोटिस दे दे स्पीकर को जिस टाइम पे लोकसभा सेशन में होंगी, और अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो ये नोटिस किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को। और नोटिस देने के विद इन 14 डेज में ही जो है प्रेसिडेंट जो होगा या फिर स्पीकर वो सिटिंग के लिए बुलाएगा हाउस को टू डिस्कस अ रीसोल्यूशन टू डिसअप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी। यानी कि 14 डेज के अंदर जो प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर जो होगा हाउस को स्पेशल सिटिंग के लिए बुलाएगा और ये डिस्कस करेगा कि जो डिसअप्रूवल यानी कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी है उसको डिसअप्रूव किया जाए।
डिसअप्रूवल ओनली नीड्स कॉन्ग्रुएंस ऑफ लोकसभा, यानी कि अगर इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना है तो उसके लिए सिर्फ लोकसभा की कॉन्ग्रुएंस ही चाहिए होगी। बट अगर आपको इमरजेंसी को लगाना है, अप्रूव करना है, तो उसके लिए दोनों हाउसेस की परमिशन चाहिए होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद उसके कौन कौन से इफेक्ट्स पड़ते हैं। 3 इफेक्ट्स होंगे यहाँ पे। फर्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, यानी कि सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव के प्रोस्पेक्टिव से। इसमें क्या कहा गया है कि द सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू द स्टेट रिगार्डिंग एनी मैटर, कि जिस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगी होगी उस टाइम पे जो सेंटर है वो स्टेट को किसी भी मैटर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकता है। और नॉर्मल टाइम पे जो सेंटर है उसको सिर्फ कुछ मैटर्स पे परमिशन होती है स्टेट को डायरेक्शंस देने की। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होती, बट ब्राउट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टोटली सेंटर के सॉरी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टोटली सेंटर के कंट्रोल में चली जाती है, बट यहाँ पे उसको सस्पेंड नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है हमारा लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट कैन कंटिन्यू मेकिंग लॉज बट देयर लॉज कैन बी ओवर रिडन बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या कहा गया है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है, और उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉज बना सकती है, बट जो पार्लियामेंट के लॉज होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट के लॉज से ऊपर माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि द पार्लियामेंट्री लॉज ऑफ स्टेट सब्जेक्ट्स आर वैलिड अंटिल 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज एंडेड। मान लीजिए कि जिस टाइम पे स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी इमरजेंसी स्टेट्स में, उस टाइम पे पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए स्टेट लिस्ट पे, और जब इमरजेंसी हट जाएगी, हटने के 6 मंथ में जो उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाए जाएंगे वो भी इनवैलिड हो जाएंगे। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। और इस इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जिस टाइम पे पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होगी। नेक्स्ट क्या कहा गया है इसमें कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 प्रोवाइड्स द टू consequences mentioned above extended not only to the state but where emergency is in operation but also to any other state। इसका क्या मतलब है कि इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या कहा गया कि ये जो दो बात की गई है इन दोनों पॉइंट्स में, लेजिस्लेटिव और इसके पहले के जो 2 पॉइंट्स थे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में, वो ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट में इमरजेंसी लगाई गई है सिर्फ वहीं तक एक्सटेंड होंगे। इवन जिस स्टेट में इमरजेंसी नहीं भी लगी है, वहाँ पे भी जो ये ऑपरेशंस हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें क्या कहा गया है कि द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कि जिस टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई है उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो रेवेन्यू को मॉडिफाई कर सकता है कि कितना सेंटर स्टेट को देगी, या फिर उसको रिड्यूस भी कर सकता है, इवन कैंसिल भी कर सकता है उस फाइनेंस को जो सेंटर स्टेट को देती है। और ये मॉडिफिकेशन कब तक कंटिन्यू रहेगी, टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इमरजेंसी सीज टू बी ऑपरेट, यानी कि जिस ईयर में इमरजेंसी लगी होगी उसके फाइनेंशियल ईयर तक वो मॉडिफिकेशन कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली, कि इस नेशनल इमरजेंसी का लोकसभा की लाइफ पे और स्टेट असेंबली पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट हम देखते हैं कि लोकसभा लाइफ ड्यूरिंग इमरजेंसी कैसी होगी। कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years बाय 1 year एट अ टाइम बाय द पार्लियामेंट। मान लीजिए कि जिस टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी उस टाइम लोकसभा का जो 5 ईयर की टर्म थी वो कंप्लीट होगी, तो उसके बाद लोकसभा को 1 और साल के लिए जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू। और ये एक्सटेंशन कब खत्म हो जाएगी, इमरजेंसी खत्म होने के 6 मंथ बाद। और जो पार्लियामेंट है कैन आल्सो एक्सटेंड द टर्म ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली,
और जो पार्लियामेंट है वो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म को भी एक्सटेंड कर सकती है, कितना, 1 साल के लिए एक टाइम पे, यानी कि 1 साल के बाद अगर आपको उसको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए फिर से पार्लियामेंट को उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। और कब तक रहेगी ये? जब तक इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 मंथ के बाद तक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट को हम आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 में पढ़ेंगे। आर्टिकल 358 क्या कहता है? सस्पेंशन ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि जितने भी आर्टिकल 19 में राइट्स आते हैं वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी के टाइम पे। कौन से आर्टिकल में लिखा गया है ये? आर्टिकल 358 में। और आर्टिकल 359 में क्या कहा गया है कि जितने भी बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सस्पेंशन के बारे में, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये आर्टिकल 20 एंड 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, उसके बिना जितने भी होंगे वो सारे हो जाएंगे सस्पेंड। नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। ये अंडर आर्टिकल 19 कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग जिस टाइम नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, जो 6 राइट 19 आर्टिकल के अंदर आते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, यानी कि उसको सस्पेंड करने के लिए एक सेपरेट से ऑर्डर जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और ये आर्टिकल्स कब होंगे सस्पेंड? ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रही है या फिर कोई वॉर हो रही है, उस टाइम पे ही आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होगा। बट अगर कोई इंटरनल जो है आर्म्ड रिबेलियन कुछ हो रही है, उसके ग्राउंड पे हम इस आर्टिकल सस्पेंड नहीं कर सकते। एंड ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज, नॉट अदर लॉज। यानी कि कोई भी ऐसा लॉ जो इमरजेंसी के टाइम पे बनाया गया था, मतलब जिसका जो असर था बहुत क्रूड टाइप था, कि बहुत उससे ऐसे फैसले लिए जा रहे थे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे, सिर्फ वही जो राइट होगा उसको चैलेंज करने से प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर कोई वैसे नॉर्मल लॉज के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा काम किया गया इमरजेंसी के टाइम पे, तो उसको जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि किसी इंस्पेक्टर ने कुछ इमरजेंसी के टाइम पे कुछ किया ऐसा, या किसी को गिरफ्तार वगैरह किया जो इमरजेंसी में बनाए हुए लॉज के अकॉर्डिंग था, तो उस पे ये कोई भी केस जो होगा इमरजेंसी खत्म होने के बाद नहीं किया जा सकता। बट अगर उसने नॉर्मल लॉज के अकॉर्डिंग उस आदमी को जो है अरेस्ट किया था, तो वो भी इल्लीगल, तो बाद में जो है उस पे इमरजेंसी खत्म होने के बाद कोई भी एक्शन जो है वो उस पे लिया जा सकता है। और जिस टाइम पे इमरजेंसी खत्म होगी, आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली रिवाइव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और कौन-कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड होते हैं। फंडामेंट जितने भी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और दीज राइट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और जिस टाइम अगर इन आर्टिकल राइट्स को सस्पेंड करना है, तो पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा कि कौन-कौन सा जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड किया गया है। एंड जो राइट टू सीक रेमेडी है, अगर इमरजेंसी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, और उसकी रेमेडी जो होगी उसको इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जाएगा। मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो आप उस चीज़ के लिए अपनी रेमेडी की डिमांड नहीं कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। एंड सस्पेंडेड फॉर होल और पार्ट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरे इंडिया के या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट के भी सस्पेंड किए जा सकते हैं। एंड सस्पेंडेड इन होल और पार्ट ऑफ टेरिटरी इन विच इमरजेंसी इज ऑपरेशनल। यानी और क्या कहा गया है कि जिस टेरिटरी में जो है इमरजेंसी लगाई गई है, उस टेरिटरी में जो है पूरी में सस्पेंड किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, या फिर उसके कुछ छोटे से पार्ट में। नेक्स्ट आता है हमारा द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 इन 2 वेज।
यानी कि इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 359 पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। फर्स्ट है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21, कि अगर आर्टिकल 21 एंड 20 को वायलेट किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे कोर्ट जाने की जो प्रोविजन है उसको सस्पेंड नहीं कर सकता इन दो आर्टिकल्स के लिए, कि अगर इन दो आर्टिकल्स को जो है इमरजेंसी के टाइम वायलेट किया जा रहा है तो आप जो है वो कोर्ट जा सकते हैं उसकी रेमेडी के लिए। एंड ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड। जैसे हमने पहले बात की थी कि जो लॉज इमरजेंसी के टाइम पे बनाए जाएंगे, इमरजेंसी से रिलेटेड होंगे, सिर्फ उनको ही चैलेंज से प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बिना जो भी अदर लॉज हैं और एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे नॉर्मल लॉज के थ्रू लिए गए, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359, कि 358 एंड 359 में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट आता है हमारा कि आर्टिकल 359 जो है वो सिर्फ आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है उनसे कन्फाइंड है। बट जो आर्टिकल 359 है वो जितने भी बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स है उन सब से डील करता है, हुज एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स जिनको हम इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड कर सकते हैं, वो सारे कहाँ पे आएंगे, हमारे आर्टिकल 359 में। एंड आर्टिकल 358 में क्या कहता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, कि जिस टाइम पे इमरजेंसी लगाई जाएगी उस टाइम पे जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाएगा। बट आर्टिकल 359 के अंदर ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 359 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपने आप सस्पेंड नहीं होंगे। उस चीज़ के लिए जो है हमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। आर्टिकल 358 में और क्या दे रखा है कि ऑपरेट ओनली इन केस ऑफ द एक्सटर्नल इमरजेंसी, कि अगर कोई वॉर हो रही है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रही है जिस सिर्फ उसी टाइम पे जो आर्टिकल 358 है वो ऑपरेट करेगा। अगर कोई इंटरनल इमरजेंसी की बात है तो उस टाइम पे आर्टिकल 358 ऑपरेट नहीं करेगा। बट जो आर्टिकल 359 है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों इमरजेंसी में ऑपरेट करेगा। जो आर्टिकल 358 है, सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर आर्टिकल 358 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरी इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड रहेंगे, मान लीजिए 6 मंथ के लिए इमरजेंसी लगी है तो 6 मंथ तक ही जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंडेड रहेगा। बट आर्टिकल 359 में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 359 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्पेसिफिक पीरियड तक ही सस्पेंड रहेंगे। मान लीजिए कि 6 मंथ की जो थी इमरजेंसी लगी थी, बट जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया था फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का अंडर आर्टिकल 359 वो सिर्फ 4 मंथ के लिए था। तो 4 मंथ तक ही वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल 358 एक्सटेंडेड टू द एंटायर कंट्री, कि जो आर्टिकल 358 है वो पूरी कंट्री पे एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड जो आर्टिकल 359 है वो पूरी कंट्री पे तो लगाया जा ही सकता है, बट वो किसी छोटे से पार्ट पे भी लगाया जा सकता है। एंड आर्टिकल 358 सस्पेंडेड आर्टिकल 19 कंप्लीटली। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल 358 है उससे जो आर्टिकल 19 है वो कंप्लीटली सस्पेंड हो जाएगा। बट आर्टिकल 359 में क्या होगा कि आर्टिकल 21 एंड जो 20 है वो सस्पेंड नहीं होंगे। And Article 358 enable the state to make any law or take any execution action inconsistent with fundamental rights under Article 19. While Article 359 enable the state to make any law or any executive action inconsistent with those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order. यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल 358 है उसके थ्रू जो स्टेट है वो कोई भी लॉ बना सकती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है फंडामेंटल राइट्स के लिए। कौन से, जो अंडर आर्टिकल 19 आते हैं। आर्टिकल 359 में क्या कहा गया है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड किए जाएंगे, उन पे जो स्टेट्स है वो कोई भी लॉज वगैरह बना सकती है। सो नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन मेड सो फार, यानी कि अब तक कितनी बार इमरजेंसी जो है वो लगाई जा चुकी है। एंड दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स, यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो है अब तक 3 बार लग चुकी है।
सबसे पहले 1962 में, उसके बाद 1971 में, देन 1975 में। जो 1962 में लगी थी वो लगी थी चाइनीज एग्रेशन के करने, बिकॉज उस टाइम पे चाइना ने अटैक कर दिया था इंडिया पे। और जो 1965 में लगी थी वो लगी थी ड्यूरिंग वॉर विद द पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही थी। और ये दोनों इमरजेंसी किस बेसिस पे लगाई गई थी, एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए। और किस टाइम पे रिवोक हुई है, जनवरी 1968 में। और जो 1971 में लगी थी इमरजेंसी वो लगी थी पाकिस्तान के अटैक के कारण। और इसका क्या ग्राउंड था, एक्सटर्नल एग्रेशन ही। और कब ये रिवोक की गई, 1977 में। और जो 1975 में लगाई गई थी इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, वो लगी थी इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण। इंटरनल डिस्टरबेंस जो था उसका ग्राउंड था। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।